हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, जो कि रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए और उसी तरह रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब एग्जाम होता है तो स्टूडेंट जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, तो 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपकी जो नंबर है उसके अंदर अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को सही ढंग से लिखा हुआ है तो वो आपका जो मार्क्स है वो काफी अच्छे कर देते हैं। तो शॉर्ट को ज्यादातर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं या आपने जस्ट पासिंग नंबर लेने हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। तो इसी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडोसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है किसी काम को करने का और किसी काम को ना करने का। और कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है जो लीगली इन्फोर्सिबल है। इसका मतलब होता है कि पार्टीज के पास लीगल रेमेडी है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर जाके इसको इन्फोर्स कर सकती है। फ्रेडरिक पॉलिक जो है डिफाइन करते हैं एवरी एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एग्रीमेंट है और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी है। एग्रीमेंट का मतलब है कि सेक्शन 2 ही डिफाइन करता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर ईच अदर। जैसे ए बी के साथ प्रॉमिस करता है कि आई विल पेंट ए पिक्चर, तो बी कहता है कि ठीक है मैं तुझे 200 दूंगा। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया, बी ने ए को प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे हर एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस की कंस्ट्रक्शन है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो एग्रीमेंट के अंदर ऑफर होती है और एक्सेप्टेंस होती है, तो वो एक प्रपोजल एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि जो दो पार्टीज हैं, जो एक ऑफर दे रही है तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है और वो उसको सेम वे में ही समझ रहे हैं। जैसे ए जो है अपनी रेड मारुति कार सेल करना चाहता है और बी उसको समझता है कि ये अपनी रेड स्टीम सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे कंसेंटिंग ऑफ माइंड जो है मैच नहीं करता, कंसेंसस एड आइटम नहीं है। बट एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि दोनों माइंड जो है वहां पे उनकी एक ही जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी इंटरप्रिटेशन सेम ही होनी चाहिए। तो दूसरा जो है कि ये इन्फोर्सिबल एट लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन है कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। अगर एक पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर जा सकती है। देखो, हर एग्रीमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं। तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं जिसके सेक्शन 10 के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है कि जो शुरू में वैलिड होता है बट बाद में क्या होता है, जैसे लॉ चेंज हो गया या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो जिसकी वजह से वो वॉइड हो जाता है। एंड एग्रीमेंट विच वाज लीगली इन्फोर्सिबल देन एंटर्ड इनटू व्हिच हैज बिकम वॉइड ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे मान लो हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ एग्रीमेंट किया है, उस वक्त पीस होती है और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तब वॉर लग जाती है, तो वहां पे वो वॉइड हो जाता है। उसी तरह जो वॉइड एग्रीमेंट है जिसको सेक्शन 2G डिफाइन करता है कि जो लॉ के अंदर बिल्कुल भी इन्फोर्सिबल नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। जैसे कि वॉइड
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया था बट यहाँ पे नहीं आता, तो यहाँ पे दोनों पार्टी से कोई भी उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर जो है दैट इज वॉइड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। देखो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लिटरली वैलिड होते हैं बट बाद में वॉइड होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है लेकिन बाद में वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता, बट वॉइड एग्रीमेंट के अंदर इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो नो कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट विच बिकम इलीगल इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इज ए केस ऑफ ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट बाद में इलीगल हो जाता है, जब बनाया जाता है तब वैलिड होता है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट विच इज वॉइड नेवर मैच्योरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो दैट इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, तो जिस पार्टी की कंसेंट मिसिंग है अगर वो चाहे तो इसको वॉइड जो है कोर्ट के अंदर जा सकती है, डिक्लेयर करवा सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच वन ऑफ द पार्टीज मे अफर्म और रिजेक्ट एट हिज ऑप्शन। इट इज वैलिड एंड इन्फोर्सिबल टेल इट इज रिप्यूडिएटेड और रिसाइनेड। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होती है जब तक कि जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो कोई एक्शन नहीं लेती। वॉइड एग्रीमेंट जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जन्म नहीं लेता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिफेक्ट है वो क्यूरेबल होता है, बट वॉइड एग्रीमेंट वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो इसके डिफेक्ट जो होते हैं क्यूरेबल नहीं होते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, अगर वो कोई एक्शन नहीं लाती और वो आगे ट्रांसफर हो जाता है तो थर्ड पार्टी जो है वैलिड टाइटल एक्वायर करती है। बट वॉइड एग्रीमेंट जो है वॉइड है तो इसके अंदर थर्ड पार्टी जो है कोई राइट एक्वायर नहीं करती क्योंकि इट इज नल एंड वॉइड। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तो अगर कोई लॉस या डैमेज होता है तो वो ले सकता है, बट वॉइड एग्रीमेंट के अंदर ये नल एंड वॉइड है तो कोई लीगल रेमेडी नहीं है तो कोई कंपनसेशन नहीं ले सकता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन को इफेक्ट नहीं करता, पर जहाँ पे एग्रीमेंट इस वजह से वॉइड है क्योंकि एग्रीमेंट इलीगल है तो वहाँ पे वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करता है। जैसे ए बी ने स्मगलिंग करनी है और ए जो है सी से पैसे लेता है तो ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, तो ये भी वॉइड है। इलीगल एग्रीमेंट का मतलब है कि जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये भी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होता है। जैसे हम कहें कि डकैती करनी है तो ये एक इलीगल एग्रीमेंट है, जैसे हम कहें कि स्मगलिंग करनी है तो डेट इज ऑल्सो एन इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल एग्रीमेंट नहीं होते। माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड है बट इलीगल नहीं है। उसी तरह जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी वॉइड होती हैं। जैसे ए और बी मिलके सोचते हैं कि चीज़ों को स्मगल करना है और बी जो है सी से लोन लेता है तो वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वो भी वॉइड है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट और जो वॉइड एग्रीमेंट है उसके द्वारा अंदर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखो जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ये बेसिकली ब्रॉडर इन स्कोप है, इसके अंदर वो इलीगल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। तो सच एग्रीमेंट मे बी वॉइड फॉर ए रीजन अदर देन इलीगलिटी। देखो जो इलीगल एग्रीमेंट होता है जिसको लॉ मना करता है, जो लॉ के अगेंस्ट है, ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज वॉइड। जो पार्टीज टू द वॉइड एग्रीमेंट है उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती, बट इलीगल एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज जो है उनको पनिशमेंट हो सकती है। देखो जो वॉइड एग्रीमेंट है अगर वो इलीगल नहीं है तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं होती, बट इलीगल एग्रीमेंट के अंदर मेन ट्रांजैक्शन तो वॉइड है ही है, साथ में कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी वॉइड होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो एग्रीमेंट के दो कंपोनेंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर जो है जिसको हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2A जो है ऑफर को डिफाइन करता है, जब एक व्यक्ति जो है सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जहाँ पे वो अपना जो है विलिंगनेस किसी काम को करने या ना करने का जो है एक्सप्रेशन देता है। और यहाँ पे जो पर्पस होता है दूसरे व्यक्ति की जो है एक्ट या एब्सटिनेंस के लिए कंसेंट चाहिए होती है।
और जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसको हम प्रपोजल या ऑफर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसको हम ऑफरी कहते हैं। सेक्शन 2A जो है 3 एसेंशियल चीजें बताता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपना विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग जो है एक्सप्रेस करता है, ये दूसरे व्यक्ति को की गई है क्योंकि हम ऑफर अपने आप को नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरे पर्सन की सच एक्ट और एब्सटिनेंस के लिए उसकी जो है कंसेंट लेना होता है, एक्सेप्टेंस लेना होता है। ए प्रपोजल इज वैलिड, इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, प्रपोजल का कम्युनिकेशन जरूरी है और यहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति की कंसेंट लेने की करते हैं, और जो प्रपोजल है ये डेफिनेट और सर्टेन है। उसी तरह जो एक्सेप्टेंस होती है, देखो नेक्स्ट स्टेज होता है कि जब हमने ऑफर दे दिया तो उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर क्या होता है कि जो हमें ऑफर दी गई है उसको हमने अपनी कंसेंट दे दी है, तो ये विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए, इसका मतलब है कि हमने ऑफर को अप्रूव कर लिया है। तो सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जो वो अपनी कंसेंट को सिग्निफाई करता है तो इट मीन्स कि हमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेड प्रपोजल जो होता है प्रॉमिस या एग्रीमेंट होता है, तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है जहाँ पे हम बोल के या लिखित रूप में करते हैं, या हमारे बिहेवियर से भी ये शो हो सकता है। कंसिडरेशन का मतलब है कि देखो कोई भी एग्रीमेंट है अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। लॉ जो है उसके अंदर ये नहीं देखता कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है, कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग रिटर्न, बदले में क्या मिल रहा है। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट की है तो बी उसको बदले में 200 दे रहा है, तो बी को 200 के बदले में उसकी पिक्चर पेन मिल रही है। तो पॉली कहता है कि कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बाउट एंड द प्रॉमिस गिवन फॉर वैल्यू इज नोन एज ए, और ये जो प्रॉमिस हम देते हैं ये इन्फोर्सेबल है। तो देखो जो कंसिडरेशन है जिसको हम हिंदी में प्रतिफल भी कह सकते हैं, इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, ये मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। इट मीन सम बेनिफिट या सम डेट्रीमेंट टू द डिफेंडेंट। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कंस्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, और डज और abstain फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, ये जो एक्ट है या एब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर दी प्रॉमिस। इसको और हम सिंपल भाषा के अंदर समझते हैं कि कंसिडरेशन जो है प्रोमिसर के कहने पे होनी चाहिए, और यहाँ पे ये जो कंसिडरेशन है ये प्रोमिसी भी दे सकता है, इवन कोई स्ट्रेंजर भी दे सकता है। कंसिडरेशन पास भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ये जो एक्ट और एब्सटेंस है या प्रॉमिस बाय द प्रोमिसी है जो कि कंसिडरेशन जो है कहलाता है। तो फ्री कंसेंट के अंदर हम पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। तो सेक्शन 13 कहता है कि टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट जब वो सेम थिंग को सेम सेंस के अंदर इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने अपनी मारुति कार सेल करनी है तो दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है कि इसने मारुति कार सेल करनी है, तो ये कंसेंट है। बट अगर वो सोचता है स्टीम सेल करनी है तो वो कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि देखो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका ये एसेंशियल एलिमेंट है कि जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि हमने अपनी मर्जी से जो है उस या तो ऑफर अपनी मर्जी से दी है या उसकी एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से दी है। फ्री कंसेंट उन केसेस में मिसिंग होती है जहाँ पे कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के माध्यम से हम जो है अपनी देखो जहाँ पे कंसेंट जो है डेट इज कॉज बाय कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, तो हम कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग है। अगर ये कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से है तो ये वॉइडेबल है, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है। बट अगर ये मिस्टेक से है, तो अगर ये बायलेटरल मिस्टेक है तो ये वॉइड है। उसी तरह हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो कोहर्शन जो इसके अंदर जैसे किसी को थ्रेट देना जो इंडियन पीनल कोड के अंदर मना है, फिजिकल प्रेशर यूज करना। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर मॉरल प्रेशर यूज किया जाता है। कोहर्शन के अंदर क्या है कि जैसे हम किसी को धमकी देते हैं कि उसको शूट कर देंगे, तेरी प्रॉपर्टी को डिटेन कर देंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वीक माइंड को डोमिनेट करता है। तो कोहर्शन जो है नीड नॉट proceed from the promisee nor not it be directed against the promiser। ये stranger to the contract के against भी हो सकती है और stranger के द्वारा भी हो सकती है। लेकिन undue influence जो है moral pressure यूज किया जाता है। यहाँ पे पार्टीज में रिलेशन ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है डोमिनेट कर सकती है।
और उसी तरह अगर कंसेंट जो है फिजिकली कोहर्शन के द्वारा ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होता है। कोर्ट उसको सेट असाइड भी कह सकती है और मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर अप्लाई भी करवा सकती है। कोहर्शन के अंदर हम वो चीजें करते हैं जो इंडियन पीनल कोड के अंदर मना होती है, तो ये क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं फ्रॉड क्या है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हम दूसरे को चीट करने के लिए करते हैं, और वहां पे क्या होता है कि हमारी इंटेंशन होती है कि वो बंदा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो फ्रॉड इज द विलफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जानबूझ के हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और हम उसको चीट कर सकें। तो यहाँ पे होता है कि हमने उसको इंड्यूस करना है ताकि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। फॉल्स स्टेटमेंट हम बताते हैं जो कि ट्रू नहीं होती, या बिना जाने पहचाने कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं और जिसके बेसिस पे वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फ्रॉड कहलाती है। फ्रॉड के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है जहाँ पे होता है कि हमने धोखा देना है या दूसरे व्यक्ति को इंड्यूस करना है कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसे फॉल्सिजेशन, या फैक्ट हमें पता है झूठा है, बट बट हमें भी पता है कि डेट इज नॉट ट्रू, बट हम किसी को देते हैं जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो फ्रॉड होता है। उसी तरह जब हम फ्रॉड करते हैं तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम हाइड कर लेते हैं, या प्रॉमिस ऐसा करते हैं जहाँ पे हमारी कोई इंटेंशन उसको परफॉर्म करने की नहीं होती। कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसका अर्थ जो होता है कि चीट करना होता है, या कोई चीज एक्ट या मिशन हम करते हैं तो लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि ये फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन के पार्ट है। अब हम देखते हैं फ्रॉड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे फ्रॉड जो है पार्टी के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा या पार्टी की कनाइवेंस के साथ किया जाता है। फ्रॉड बाय स्ट्रेंजर जो होता है वो इसकी वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता, या जो मैंने पहले डेफिनेशन के पार्ट बताए हैं वो भी फ्रॉड के अंदर ही आ जाते हैं। फ्रॉड के अंदर जो फ्रॉड हम करते हैं वहां पे होता है कि दूसरी पार्टी को हम डिसीव करते हैं और दूसरी पार्टी के साथ धोखा भी एक्चुअल में होता है। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं ताकि दूसरी पार्टी हमारे साथ या हमारे एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेती है और उसको उसकी वजह से लॉस भी बेयर करना पड़ता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो फ्रॉड का मतलब होता है कि हम फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं ताकि हम दूसरे को चीट कर सकें। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है बट वो फॉल्स होती है। वहां पे हमारी इंटेंशन जो होती है डिसीव करने की नहीं होती। जहाँ पे कंसेंट एक्टिव फ्रॉड के द्वारा होती है तो वहां पे वॉइडेबल होती है, चाहे पार्टी डिस्कवर कर सकती थी कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। बट मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर अदर पार्टी मीन है डिस्कवर करने के तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकती। अग्रीव्ड पार्टी जो पार्टी सफर करती है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है, और अगर उसे कोई लॉस बेयर हुआ है तो वो लॉस के डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रॉड जो होता है एक तरह से चीटिंग होती है, ये क्रिमिनल एक्ट है, पनिशमेंट हो सकती है। बट मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्रॉड मेनी टाइप्स का होता है बट मिसरिप्रेजेंटेशन मेनी टाइप्स की नहीं होती।